हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये मैंने पिछले 4-5 सालों के सैम्पल पेपर में से क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। सी नया पार्टनर आता है 1/4 उसका शेयर है और उसके लिए 30,000 और 10,000 पे जो गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो क्रेडिट होती है ए एंड बी में। ठीक है, और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। जैसे कि आपको पता है कि अगर 30,000 और 10,000 जो ए और बी पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हुई है, तो वो उस रेशियो में होती है जिस रेशियो में वो सेक्रीफाइस करते हैं। तो 30,000 और 10,000, अगर 30,000 ए को मिला है, 10,000 बी को मिला है, तो 3:1 जो रहेगा वो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। राइट। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? जिसमें पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। तो ओल्ड रेशियो में से अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस करेंगे तो वी विल गेट द न्यू रेशियो। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 उनका ओल्ड रेशियो है। राइट। और जो उन्हें प्रीमियम फॉर गुडविल मिला है वो 30,000 और 10,000 के रेशियो में मिला है। ठीक है, तो यानी कि 3:1 में उन्हें गुडविल मिला है, प्रीमियम फॉर गुडविल। जो न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आया था, वो ए और बी के अकाउंट में 3:1 यानी कि 30,000 और 10,000 उनको मिला है। ठीक है, और जो सी का शेयर है वो है 1/4। ठीक है, तो 1/4 में से 3/4 किसने दिया? ए ने। तो 1/4 का 3/4 निकालेंगे यानी कि 3/16। ये 3/16 फ्रॉम ए किससे मिला है? उसे ए से। और ऐसे ही 1/4 का अगर हम फिर 1/4 निकालेंगे तो ये उसको मिला है 1/16 फ्रॉम बी। तो इसका मतलब सी का जो ए से ले रहा है वो 3/16 और बी से ले रहा है 1/16। तो हम अब निकालेंगे ए का न्यू रेशियो क्या होगा। ए का न्यू रेशियो, ए क्या करेगा? 3/5 जो उसका ओल्ड रेशियो था उसमें से 3/16 वो अगर सी को दे देता है तो 3/16 हम इसमें से माइनस करेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है, और ऐसे ही बी का आ जाएगा हमारे पास 2/5 इसका ओल्ड था और 1/16 इसने सी को दे दिया। ठीक है, तो सी का कितना था? 1/4। तो ऐसे ही हम ए बी सी इसका रेशियो निकालेंगे 33/80, 27/80 और 1/4 जो हमारे पास आ जाएगा। राइट। तो हमारा ये जो हमारा ऑप्शन है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा दैट वुड बी डी, 33:27:20। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग का। बैटमैन पार्टनर, एक पार्टनर है बैटमैन जिसने 4 पार्टनर्स हैं, विथ 4 पार्टनर्स। एडवांस्ड लोन, उसने 50,000 रुपये का लोन दिया है फर्म को। ठीक है, फॉर लास्ट 6 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कुछ नहीं है, और 6 महीने के लिए, पिछले मतलब फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने बचे हैं उस टाइम पर उसने लोन दिया है फर्म को। ही क्लेम्स एन इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹3,000। उसको 3,000 का लोन उसको क्लेम कर रहा है डिस्पाइट द फर्म बीइंग इन लॉस। अगर फर्म लॉस में भी होती है तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है दैट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है कि फर्म में अगर लॉस भी है तो भी इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसका मतलब लॉस भी है तो ब्याज तो देना ही देना है। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि अगर 50,000 का, क्योंकि देर इज़ एग्रीमेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। ठीक है, तो 50,000 का अगर हम 6% निकालेंगे तो वो होगा 3,000, लेकिन पूरे साल का। तो 6 महीने का कितना रहेगा? 1,500 रुपये। और वो कितने उसकी कर रहा है अमाउंट? 3,000 की। तो ये अमाउंट गलत है, तो इसलिए एजर्शन गलत हो जाएगा। बट जो इसकी रीजनिंग दे रखी है इसके अंदर, रीजनिंग देखते हैं क्या है। रीजनिंग में है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट या प्रोविजन द पार्टनरशिप डी प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वुड अप्लाई। दैट्स ट्रू। अगर एग्रीमेंट एब्सेंट होता है, एब्सेंस होता है, तो उस टाइम पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। तो इसका मतलब इसमें ए तो इनकरेक्ट है बट बी, आई मीन आर जो है वो करेक्ट है। राइट। तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए, सॉरी फोरफिट किए। 10 रुपये का एक शेयर था।
ठीक है, उन्होंने फोरफिट कर लिए। किस लिए फोरफिट किए हैं? क्योंकि 3 रुपये की फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया था। शेयर्स फोरफिट कर लिए 10,000, जिसमें से 7,000 शेयर्स कंपनी ने री इशू कर दिए हैं 11 रुपये के। ठीक है, 11 रुपये के री इशू कर दिए, फुली पेड अप। वट इज़ द मिनिमम अमाउंट दैट कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ द री इशू ऑफ रिमेनिंग 3,000 शेयर्स। 10,000 में से जो 3,000 शेयर्स उसने री इशू नहीं किए हैं, उसका मिनिमम अमाउंट कितना होता है, कितना हो सकता है जो कंपनी को मिलता अगर वो री इशू करती। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर, कंपनी ने जो शेयर्स इशू करे हैं वो किया है 10 रुपये का, लेकिन 7 रुपये के हिसाब से पैसा आया है। ठीक है, तो 10 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो 3 रुपये का ये जो अमाउंट है, 3 रुपये के कम से कम री इशू का मनी रहता है, कम से कम मिनिमम, जैसे इन्होंने मिनिमम पूछा है। तो हम इसमें क्या डिफरेंस लेते हैं, जो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है और जितना हमने मतलब जितना पैसा हमारे पास आ गया था। ठीक है, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 रुपये का री इशू, तो 3,000 को अगर हम 3 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9,000 रुपये जो होंगे वो कंपनी एक मतलब मिनिमम अमाउंट रहेगा जो कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ रिमेनिंग शेयर्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2022 गैलेक्सी लिमिटेड ने बैलेंस 8 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट में अकाउंट में बैलेंस पड़ा है। ठीक है, हमें पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कहाँ कहाँ यूज़ होता है। राइट, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एज बोनस शेयर्स। कंपनी ने 20,000 रुपये के इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं, बोनस शेयर्स हैं। बैलेंस अमाउंट जो है वो राइट ऑफ किया है ऑन द लॉस ऑफ डिबेंचर्स पे, लॉस ऑन इशू डिबेंचर्स। यहाँ पर लॉस ऑन इशू डिबेंचर्स से हम डिबेंचर्स को जब इशू करते हैं तो लॉस पर जो करा है हमने उससे इनको राइट ऑफ किया। ठीक है, और 9% ऑफ डिबेंचर्स जो हैं, 100 रुपये का एक डिबेंचर था जो डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट 5%, मतलब 5% का प्रीमियम है और 10% इसका रिडीमेबल है, मतलब जब रिडीम होंगे तो 10% डिस्काउंट पे रिडीम होंगे। ठीक है, द अमाउंट टू बी चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें इस क्वेश्चन में जैसे कंपनी ने 1 अप्रैल को 8 लाख रुपए उसके पास बैलेंस था कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम का। ठीक है, तो कंपनी ने जो 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं, 10 रुपये का एक शेयर इशू किया है, मतलब जो ये बोनस शेयर्स इशू करे हैं, दीज बोनस शेयर्स जो होते हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम में से ही इशू किए जाते हैं। तो 8 लाख में से 2 लाख रुपए का अमाउंट तो हम यूज़ कर लेंगे बोनस शेयर्स में, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम बच गया 6 लाख रुपए। अब अगर ये 2 लाख डिबेंचर्स हैं, ये 2 लाख जब डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, ये 10% डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं। ठीक है, 10% डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं और जब ये रिडीम होंगे तो प्रीमियम पर, यानी कि ये शेयर्स, ये जो डिबेंचर्स हैं 2 लाख, ये 2 लाख डिबेंचर्स जब इशू किए, 2 लाख तो डिबेंचर्स नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, 10 रुपये का तो प्रीमियम हो गया क्योंकि 100 रुपये का 10% हो गया, 10% तो हो गया डिस्काउंट, तो वो हमारे हो जाएंगे 20 लाख रुपये और 5% हमारा प्रीमियम है, यानी कि 5 रुपये प्रीमियम है। तो 2 लाख को अगर हम 5 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपये। तो 20 और 10 कितने हो गए, 30 लाख। अब हमारे पास जो अमाउंट है 8 लाख का, ये हम यूज़ कर सकते थे इस लॉस को पूरा करने के लिए। ठीक है, जो डिबेंचर्स के ऊपर लॉस हो रहा है 30 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए तो हो गए डिस्काउंट पर इशू करने का लॉस, और 5 रुपये को 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख रुपए हो गया प्रीमियम पर रिडीम करने का लॉस। तो 30 लाख रुपए का लॉस हम 8 लाख में से पूरा कर सकते थे। 8 में से 2 लाख तो हमने बोनस शेयर्स इशू कर दिए, हमारे पास बचा 6 लाख। तो अब 6 लाख हमने यूज़ कर लिया इसके लिए। अब जो 30 लाख में से 24 लाख जो रहेगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इसको हम यूज़ करेंगे, इसको राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, 24 लाख रुपए। राइट, नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, A, B and C who were sharing profit and losses in the ratio 4:3:2. Now they decided to share future profits and losses in the ratio 2:3:4 from the with the effect from 1 April 2023.
बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है ऑन द लायबिलिटी साइड 65,000 एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? जब देर इज अ चेंज इन द प्रोफेशनल रेशियो, रिटायरमेंट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, राइट। तो अब रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन वॉज डिटरमाइंड फॉर विच 20 शेयर ऑफ लॉस अमाउंटेड टू ₹5,000, यानी कि जब इस लॉस को, एक क्लेम है वर्कमैन का, अगर हमने उसके बाद 5,000 पे अगर बी के शेयर में आ रहे हैं लॉस के, तो क्लेम कितना था ये बताना है, ठीक है। क्लेम कितना था, ये सिर्फ बी का शेयर। वी डू हैव 4 ऑप्शंस, तो इसमें से देखते हैं कि क्लेम कितना था। अगर तो ABC पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड रेशियो गिवन है 4:3:2, ठीक है, और अब उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है और जो न्यू रेशियो है वो है 2:3:4, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो बी को, मतलब देयर इज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और बी का जो लॉस का बी शेयर ऑफ जो लॉस है वो है 5,000। तो जब ये लॉस जो होता है वो बांटा जाता है पार्टनर्स को आपस में, वो ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है ना। तो बी को कितना मिला होगा? टोटल का 3/9। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5,000 शेयर जो उसका लॉस ऑफ शेयर है उसका 9 देखो 4 + 7 है ना, तो 9/3 कर देंगे, 3 15,000। यानी कि ये तो हो गया था लॉस, मतलब जो बांटा गया। अगर लॉस नहीं होता है तो जो क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट के अंदर 65,000 का हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑलरेडी दे रखा है ना। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो ऑलरेडी दे रखा है, तो ये तो पार्टनर्स को बांट दिया जाता है अगर कोई लॉस नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्लेम नहीं होता। अगर 15,000 ऊपर से लॉस भी हो रहा है ना, तो इसका मतलब जो क्लेम था वो रिजर्व से ज़्यादा था। रिजर्व 65,000 है, लॉस 15,000 बांटा गया है, तो यानी कि क्लेम कितने का था? 80,000 का, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से जो 80,000 है उसको हम करेक्ट करेंगे, राइट। ऐसे क्वेश्चन में हमें बोला हुआ था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर जो लॉस बी का लॉस था वो 5,000 था, 5,000 लॉस था, और जो क्लेम, पूरा क्लेम पूछा है, तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया 65,000 में 15,000 हम ऐड करेंगे तो डी जो हो जाएगा वो पूरा क्लेम था जो पार्टनर्स को पे करना था। 65,000 ऑलरेडी रिजर्व पड़ा था और 15,000 लॉस अलग से और शो हो रहा था, तो इसका मतलब क्लेम जो था वो टोटल 80,000 का था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑप्शन में है ABC पार्टनरशिप, ABC पार्टनर्स हैं। A used 2 lakh belonging to the firm without the information to other partners and made a profit of ₹35,000 by using this amount, यानी कि 2 लाख रुपए का अमाउंट ए ने, पार्टनर्स ने यूज़ किया है और 35,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, लेकिन विदाउट इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी, मतलब किसी और पार्टनर को इन्फॉर्मेशन नहीं था। विच डिसीजन शुड बी टेकन बाय द फर्म टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। अब इस सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए पार्टनर्स क्या डिसीजन लेंगे? पहला है A need to return only 2 lakh to the firm. A is required to return 35,000 to the firm. A is required to pay back 35 only equal to B and C. और A need to return 2,35,000 to the firm. 2,35,000 to the firm. अगर जो 2 लाख रुपए हैं अगर वो फर्म को बिलोंग कर रहे हैं और उसके ऊपर 35,000 रुपये अगर पार्टनर्स ने कमाया है, पार्टनर ने, ए ने अगर कमाया है, तो ये पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेबल, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा सब में, ऑल पार्टनर्स में, ठीक है। अब एज इन दिस क्वेश्चन कोई रेशियो तो गिवन नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास ए को है वो 2,35,000 रुपये फर्म को रिटर्न करने पड़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पार्टनरशिप होती है तो जो भी अमाउंट म्यूचुअल अमाउंट होता है सभी का होता है, तो ए ने यूज़ किया है लेकिन वो फर्म का अमाउंट था, तो फर्म के पार्टनर्स में जो भी पार्टनर्स हैं उनको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज़ क्रेडिटेड टू। जो पार्टनर का लोन होता है वो कहाँ पर क्रेडिट होता है? पार्टनर के फिक्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर के करंट अकाउंट में, पार्टनर्स लोन अकाउंट में या पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट में? तो वो हमारा होता है पार्टनर के लोन अकाउंट में, राइट। तो इसमें क्या आ जाएगा? सी, पार्टनर्स लोन अकाउंट। नेक्स्ट है अलेक्सा लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फ्रॉम श्री लिमिटेड फॉर ₹8 लाख। 1 लाख रुपये की उसने, अलेक्सा ने एक बिल्डिंग खरीदी है। द कंसिडरेशन वॉज पेड बाय द इशू ऑफ 6% डिबेंचर्स। जो कंसिडरेशन पे किया गया है वो 6% डिबेंचर्स का पे किया गया है, यानी कि 100 रुपये का डिबेंचर डिस्काउंट 20% डिस्काउंट पे किया गया है, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन हुआ है कि उनको डिबेंचर्स दे दिए जाएंगे।
और जो 6% डिबेंचर्स हैं वो कहाँ क्रेडिट होंगे, आई मीन कितने रुपए के क्रेडिट होंगे वो पूछ रहा है इसके अंदर। 10,40,000, 10 लाख, 9,60,000 या 6,40,000। अगर डिबेंचर्स डिस्काउंट पे दिए गए हैं तो इसका क्या मतलब है, डिबेंचर जो दिया गया है वो 20% डिस्काउंट है, 80 रुपये का दिया गया है, ठीक है। तो हमने देखा कि 8 लाख की बिल्डिंग के लिए जो डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं वो 80 रुपीज़ का कर रहे हैं, 20% डिस्काउंट है। तो 8 लाख को अगर हम 80 से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे जो हो जाएंगे 1 लाख। अब 1 लाख डिबेंचर्स जो इशू किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं, और हमें देखना है कि डिबेंचर अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो डिबेंचर अकाउंट में हम उतना ही अमाउंट क्रेडिट करते हैं जितने का फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर होता है। तो 1 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर्स को अगर हम 100 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 लाख रुपये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के बारे में इसमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्या डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? नो, इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो पहले यही इनकरेक्ट है। आगे देख लेते हैं। वैसे डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं, दैट्स ट्रू। डिबेंचर्स कैन बी इशू टू वेंडर एट अ डिस्काउंट। अभी हमने ऊपर अभी क्वेश्चन में किया कि हमने वेंडर को 8 लाख रुपए की जो हमने बिल्डिंग खरीदी थी उसको हमने डिस्काउंट पर डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो दैट्स ऑल्सो ट्रू। डी वाला है, इंटरेस्ट इज़ नॉट पेड ऑन डिबेंचर्स। येस, जब कॉलेटरल सिक्योरिटी पे जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। कॉलेटरल सिक्योरिटी आपको पता है, जब हम लोन वगैरह लेते हैं तो फॉर सेकेंडरी पर्पस हम डिबेंचर्स को यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ कंपनी इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपए की है। इक्विटी शेयर 10 रुपये का है। 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किए और सब्सक्राइब किए। ऑल द मनी हैड बिन कॉल्ड अप एक्सेप्ट ₹2। 2 रुपये को छोड़ के बाकी सारी मनी कॉल्ड अप कर दी, तो और जो कॉल्ड अप नहीं थी वो रिजर्व कैपिटल में डिक्लेयर कर दिया, उसको रिजर्व कैपिटल में डाल दिया, राइट। अब शेयर कैपिटल रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट एज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप विल बी 0। क्या एजर्शन ठीक है? येस, इट्स करेक्ट। क्योंकि 5 लाख जो ऑथोराइज कैपिटल है जिसमें से 2 लाख हमने शेयर्स इशू किए, और जो 2 रुपये की कॉल्ड अप मनी थी, सॉरी 2 रुपये की अनकॉल्ड मनी थी जिसको कॉल ही नहीं किया, उसको हम रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। और जब कंपनी वाइंड अप होती है ना उस टाइम पर उस मनी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये जो बैलेंस आएगा, अब जो हमारा बैलेंस है वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 0 है, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 0 है, क्योंकि यहाँ पर अब आएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में सारा कुछ लिखा जाएगा, इसलिए जब बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 0 रहेगा तो एजर्शन हमारी करेक्ट है। और रीजनिंग में जो दे रखा है इन्होंने कि रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, दैट्स ट्रू। तब ये जो पैसा कॉल्ड अप हमने नहीं किया था वो हम वाइंडिंग अप उस टाइम पर कर लेते हैं, हमें थोड़ा मतलब हेल्प मिल जाता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल्सो ट्रू। तो दोनों ही ठीक है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो हम इसको ए को भी करेक्ट कर सकते हैं। बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन ए, राइट। तो इसका हम करेंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। GS&T पार्टनर्स हैं। 3:2:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जी रिटायर हुआ और उसके ड्यूज़ जो है फर्म की तरफ से, कैपिटल बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हो गए, रिवैल्यूएशन गेन 5,80,000, और जी को पे किया गया 7 लाख रुपये इन फुल सेटलमेंट फॉर गिविंग दैट एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹1,20,000। एस वॉज डेबिटेड ₹40,000। डिटरमाइन द गुडविल ऑफ द फर्म। अब हम इस क्वेश्चन GST 3 पार्टनर्स हैं और 3:2:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जी रिटायर हो रहा है, जो उसको 1,20,000 एडिशनल मिल रहा है वो गुडविल का है, और ये गुडविल किसकी हो गई? जी पार्टनर की जो रिटायर हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, तो जी का जो शेयर है वो 3/6 है। अगर हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्योंकि हमें पूरे फर्म की गुडविल का पता करना है, तो वो कितनी आ जाएगी? 2,40,000। ऐसा क्यों? क्योंकि 2,40,000 में से उसको अपने हिस्से की गुडविल मिली है, राइट। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारी गुडविल आ जाएगी 2,40,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चनू को जो गारंटी दी गई है कि उसको 8,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो जैसे फॉर्म में लॉस हो गया 5,000 का, तो इस 5,000 के लॉस में चनू का तो कोई रोल ही नहीं है,
जो किसको मिलेगा, अन्नू और बनू को। कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो हाफ हाफ, तो बनू को एक तो 2,500 देने पड़ेंगे, और ये जो 8,000 जो उसको देने ही थे प्रॉफिट चन्नू को, ये कौन देगा, ये पार्टनर्स देंगे, क्योंकि पार्टनर्स ने गारंटी दे रखी है कि उसको 8,000 का प्रॉफिट देना ही देना है। ठीक है, तो 8 में से ये कौन देगा, ये दोनों पार्टनर्स देंगे, तो 4,000। तो अब यानी कि 6,500 जो है वो बनू देगा, ऐसे ही 6,500 जो अनु देगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि बनू का अकाउंट कितने अमाउंट से हमने और क्या करना है। ठीक है, तो 6,500 से हमने उसको डेबिट करना है बनू का अकाउंट, तो इसमें बी ऑप्शन है हमारा जो करेक्ट होगा। इसका मतलब अब पार्टनर जो है वो बी, मतलब 6,500 से डेबिट हो जाएगा, राइट। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचा और अनमोल पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, विद अ कैपिटल ऑफ 2,50,000 जो है वो रिचा की है, 1.5 लाख रुपये जो है वो अनमोल की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है। अनमोल को एनुअल सैलरी मिलेगा 12,500 का, और ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2023 प्रॉफिट बिफोर, मतलब कि प्रायर ऑफ टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं हुआ है, बट आफ्टर चार्जिंग अनमोल सैलरी, और अनमोल की सैलरी चार्ज करने के बाद 62,000 है। ये क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, इसमें अनमोल की सैलरी चार्ज है, और एक प्रोविज़न है 5% की ऑफ दिस प्रॉफिट, यानी कि जो 5% की प्रोविज़न है मैनेजर कमीशन की, वो इस प्रॉफिट के ऊपर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दे रखा है, इसमें ये 2 और 1, इसमें क्या क्या अमाउंट आएगा वो हमने इसमें देखना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर 9th क्वेश्चन और इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन से हमने 9th और 10th क्वेश्चन करना है। ये हमें सिचुएशन दे रखी है और ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट दे रखा है, और इसमें 1 और 2 में क्या क्या आएगा वो देखना है। 9th क्वेश्चन 1 के लिए है, 10th क्वेश्चन 2 ब्लैंक के लिए है। ठीक है, तो अब जैसे आप देख रहे हो कि रिचा और अनमोल जो पार्टनर्स हैं, ये क्या है इनमें कि, तो अगर 2,50,000 का अगर हम 6% निकालेंगे, ये तो हमारा आ रहा है 15,000। ठीक है, और 1,50,000 का 6% निकालेंगे, ये हमारा आ जाएगा 9,000। अब जो 62,000 प्रॉफिट गिवन है, ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है। ठीक है, और आफ्टर चार्जिंग अनमोल का कमीशन, तो अनमोल सैलरी, तो अनमोल की सैलरी तो पहले हम ऐड कर देंगे, तो यानी कि ये हमारे प्रॉफिट है जो पार्टनर में बटनी है। लेकिन मैनेजर को जो कमीशन दिया है वो 62,000, उसमें बोला गया था कि मैनेजर का कमीशन है 5%, वो इस अमाउंट पे है, दिस प्रॉफिट पे है, तो वो अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा आ रहा है 3,100। तो प्रॉफिट में से पहले ये कमीशन दिया जाएगा, ये हम कमीशन माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 71,400। इस 71,400 में से हम पहले तो दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे 24,000, राइट, और इसमें से हम माइनस करेंगे 12,500 उसकी सैलरी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पार्टनर को, उसको हम 3, तो ये हमारा आ जाएगा 20,940, जो हमारा ये ब्लैंक 1 में आएगा। जो हमने देखा 9th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 1 में क्या है, 1 जो है वो सिर्फ रिचा का कैपिटल में पूछा है कि रिचा के कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा। तो हमने देखा था जो हमारा प्रॉफिट आ रहा था 34,900 आ रहा था, जिसमें 20,940 हमारा ब्लैंक 1 में आएगा रिचा की कैपिटल अकाउंट में, और जो हमारे ये प्रॉफिट था आफ्टर चार्जिंग मैनेजर का कमीशन, ये हमारा था 71,400, यानी कि सी, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है, क्या उनको प्रॉफिट उनके प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में मिलता है, नो, इक्वल पार्टनर्स होते हैं। कमीशन या सैलरी कुछ नहीं मिलता है जब एग्रीमेंट साइलेंट होता है, एग्रीमेंट नहीं होता है तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज, इसमें क्या होगा, ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस, सिर्फ सी, यानी कि हमारा आएगा सी। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट जो है ये वाला सिर्फ ये आएगा, क्योंकि सिर्फ उसको ये मिलेगा पार्टनर को, बाकी ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा और ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं बनाया उन्होंने।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रैंको लिमिटेड टूक ओवर एसेट्स ऑफ वर्थ ₹20 लाख फ्रॉम पीके लिमिटेड बाय पेइंग 30% थ्रू बैंक ड्राफ्ट एंड बैलेंस बाय इशू। मतलब कि उसको 30% उसने बैंक ड्राफ्ट से पे किया और बैलेंस उसने उसको शेयर्स इशू कर दिए 10% प्रीमियम पर। ठीक है, द एंट्री टू बी पास बाय द रैंको लिमिटेड कितना आएगा वो देखते हैं। देखो 20 लाख रुपए की परचेज कंसिडरेशन है, लेकिन इस परचेज कंसिडरेशन का सबसे पहले उसने 3% तो उसने बैंक ड्राफ्ट से पे कर दिया, तो 30% कितना आएगा, आई थिंक 6 लाख रुपीज़। ठीक है, तो बाकी कितना रह गया अब इसका 14 लाख रुपए। इस 14 लाख रुपए के वो शेयर्स इशू कर रहा है, शेयर्स इशू कर रहा है प्रीमियम पर। प्रीमियम कितना 10%, तो 100 रुपये का 10% निकालेंगे 10 रुपये, तो प्रीमियम जो शेयर्स इशू किया गया है वो 110 रुपये का किया गया है। ठीक है, तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या अमाउंट। तो जैसे अगर 20 लाख रुपए की परचेज कंसिडरेशन में उसका 30% अगर वो पे कर देता है, ठीक है, तो 6 लाख रुपए आ रहा है। तो यानी कि 14 लाख रुपए हैं जिसके लिए उसने शेयर्स इशू करे हैं। तो अगर उसने शेयर्स इशू करे हैं वो 10% प्रीमियम पर करे हैं, 100 रुपये का 10% आ जाएगा 10 रुपये। ठीक है, तो यानी कि जो शेयर इशू किया गया है वो 110 रुपये का किया गया है। पैसे कितने थे, 14 लाख रुपए। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ये हमारा आ रहा है कुछ 122727 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो हमें जो नंबर ऑफ़ शेयर्स लेना है वो तो हमें पूरा अमाउंट लेना है, पूरे नंबर्स लेने हैं, होल नंबर लेना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1272 को जो हम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 100 रुपीज़ से, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। और प्रीमियम को हम करेंगे 10 रुपये से, जो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें हमारे पास इन दोनों को प्लस करके तो 30 रुपये कम आएगा। ठीक है, और हमने जो बैंक ड्राफ्ट बोला था वो 6 लाख बोला था, तो यहाँ पर हमें बैंक ड्राफ्ट के लिए जो अमाउंट लिखना है वो 6,30,000 लिखना है। तो इसकी क्या जनरल एंट्री होगी कि जो हमने वेंडर को पैसे देने थे पीके लिमिटेड को, पीके लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू उसको शेयर्स दिए हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसको जो हमने शेयर्स दिए हैं वो प्रीमियम पर दिए हैं तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारा ये प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा, ये हमारा शेयर कैपिटल में चला जाएगा और ये हमारा चला जाएगा बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो टोटल मिला के यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 लाख रुपए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे। तो स्टूडेंट इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि 20 लाख रुपए का हमने उससे असेट खरीदी थी और ये हमने उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, ये हमारा चला गया सिक्योरिटी प्रीमियम में, और 6,30,000 हमारा चला जाएगा बैंक अकाउंट से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया 12th क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी फोरफिट करती है 3,000 शेयर्स। ठीक है, 10 रुपये का एक शेयर है, 5 रुपये विच 5 रुपये ही हमें मिलते हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। 1 रुपये का प्रीमियम है जो हमें पे कर दिया, हमें मिल गया है। आउट ऑफ द फ्यू शेयर्स वर री इशूड, जो इसमें से कुछ शेयर्स मतलब 3,000 में से कुछ शेयर्स री इशू किए गए हैं 1 रुपये डिस्काउंट पर। ठीक है, और 6,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं कैपिटल रिजर्व में। तो यानी कि कितने शेयर्स री इशू किए गए थे, देखो 3,000 शेयर्स फोरफिट किए हैं, और अगर इसमें 5 रुपये ही हमें मिले हैं तो 1 रुपये तो प्रीमियम का है, तो 4 रुपये के साथ फर्म ने कंपनी ने 3,000 शेयर्स इशू करे हैं, सॉरी फोरफिट करे हैं। ठीक है, 4 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 5 रुपये मिले हैं, 1 रुपये तो प्रीमियम का है, तो 4 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये। तो जो हमारे पास अमाउंट आया है वो 4 रुपये के हिसाब से आया है। ठीक है, अब जब शेयर्स री इशू कर दिए, कितने शेयर्स री इशू किए ये तो पता नहीं, लेकिन 6,000 शेयर्स, जो 6,000 रुपये का जो अमाउंट हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है ना, कैपिटल रिजर्व में वही अमाउंट ट्रांसफ़र होता है जो री इशू होते हैं। ठीक है, तो अब 4 रुपये में 4 रुपये के हिसाब से हमारे पास 12,000 रुपये आए थे, मतलब कैपिटल रिजर्व में वो अमाउंट जाता है जो री इशू करने पर, यानी कि री इशू, यानी कि हम ये देखते हैं कि री इशू करने पर कितना पैसा आ गया, जिन शेयर्स को फोरफिट किया था, फोरफिट करने से भी पैसा आया और री इशू करने से भी पैसा आया। ठीक है, तो 4 रुपये में से अगर वो बता रहा है कि 1 रुपये का अगर हमने डिस्काउंट दिया है तो 3 रुपये का हमें बेनिफिट हुआ।
अब ये 6,000 रुपये बेनिफिट कैपिटल रिजर्व में गया 3 रुपये के हिसाब से, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे 2,000 रुपये, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा, 2,000 शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स वाई पार्ट। अब इस क्वेश्चन में 18,000 रुपये तो एक्स के है कैपिटल है और 20,000 रुपये वाई के कैपिटल है। जेड जो 10,000 रुपये गुडविल का लेके आता है वो अल्टीमेटली किसको मिलता है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलता है। तो यानी कि 10,000 रुपये फॉर्म में ऐड हो गया होगा, 18,000 20,000 इन दोनों के अंदर हमें ऐड करना है। तो इससे हमें पता चल जाएगा फॉर्म की कैपिटल। यहाँ पर एक्स की कैपिटल है 18,000 और वाई की कैपिटल है 20,000। तो जो 10,000 रुपये जेड गुडविल का लेके आ रहा है, अपना प्रीमियम जो शेयर लेके आ रहा है, वो फॉर्म की कैपिटल में ही ऐड होने वाला है, यानी कि वो एक्स में वाई में ही ऐड होने वाला है, जो भी प्रॉफिट जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। तो इसका टोटल आएगा 48,000, ठीक है। अब अगर जेड का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 1/3 है, तो एक्स एंड वाई का कितना होगा, 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। तो इस 48,000 में हम पूरे फॉर्म की कैपिटल निकाल सकते हैं। कैपिटल ऑफ द फॉर्म कैसा रहेगा, 48,000 में किसका शेयर है, ये मतलब ये कैपिटल जो कंट्रीब्यूशन है और जो उनको गुडविल मिलता है या जो भी है वो एक्स और वाई का है। तो एक्स और वाई का शेयर कितना है, 2/3। इसका हम रेसिप्रोकल करके हम होल अमाउंट निकाल लेते हैं, पूरा अमाउंट निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 72,000। ये तो आ गई कैपिटल ऑफ द फॉर्म। अब जेड का शेयर कितना है, 1/3। तो 72,000 में से अगर हम 1/3 निकालते हैं तो जेड की कैपिटल आ जाएगी 3 2 6 तो 24,000। तो हमारा जो ऑप्शन है 24,000 वाला, उसको हम करेक्ट कर देंगे। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया है 24,000 रुपये, जो 24,000 रुपये हमारा अमाउंट आया है जेड की कैपिटल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी पार्टनर्स हैं, बी ड्रॉ अ फिक्स अमाउंट एट द एवरी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर वो फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 15% पर एनम है। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग अमाउंटेड टू ₹9,000। बी ने जो ड्राइंग्स की हैं उसका जो इंटरेस्ट बन रहा है उसके ड्राइंग्स पर वो 9,000 है। तो ड्राइंग्स कितनी थी वो हमने बतानी है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पता है कि 9,000 तो बन रहा है पर क्वार्टर, 9,000 तो बन रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेकिन उसने ड्राइंग्स कितनी की हैं ये नहीं पता। मान लो उसने ड्राइंग्स टोटल की हैं एक्स, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है, तो एवरी क्वार्टर पहले हम जब फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो टाइम लेफ्ट अगर पहली ड्राइंग वो करता है एट द एंड ऑफ क्वार्टर, यानी कि पहली ड्राइंग करने के बाद 9 मंथ्स बचते हैं और लास्ट ड्राइंग करने के बाद 0 मंथ्स बचते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 4.5। तो अगर हमारी एक्स अगर वो टोटल ड्राइंग्स करता है और उसका हम 4.5 मंथ्स के हिसाब से 15% के हिसाब से हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो आ जाएगा एक्स की वैल्यू जैसे हम निकालते थे, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग्स, जो कितना आ जाएगा 1,60,000। मैंने अभी कैलकुलेट करके चेक किया है, तो ये 1,60,000 आ रहा है टोटल ड्राइंग्स जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो हम जैसे इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 1,60,000 आ रहा है। अब ये 1,60,000 तो पूरे साल की ड्राइंग्स हैं और हमें क्वार्टरली पूछा गया है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आंसर आ जाएगा 40,000 पर क्वार्टर, राइट। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 40,000 पर क्वार्टर, बी हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट है श्याम गोपाल एंड अर्जुन पार्टनर्स हैं, गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं। श्याम विड्रॉ करता है 10,000 रुपये बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। गोपाल विड्रॉ करता है 15,000 रुपये टू डिस्ट्रीब्यूट टू फ्लड विक्टिम्स, और अर्जुन विड्रॉ करता है 20,000 रुपये फ्रॉम हिज कैपिटल। अब ये जो 20,000 रुपये जो ये अर्जुन कर रहा है ना, ये अपनी कैपिटल से कर रहा है, यानी कि इसकी कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो कुछ रहेगा, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं रहेगा, कुछ नील रहेगा। अब पार्टनरशिप प्रोवाइड करती है 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होता है वो श्याम से होता है, गोपाल से होता है, अर्जुन मतलब कैसे बता रखा है इसके अंदर, हमने सही ऑप्शन बताना है। 4 ऑप्शंस गिवन है, श्याम का आ रहा है 4,800, गोपाल का 1,000, अर्जुन का 2,000। ये 4 ऑप्शंस गिवन है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखो अब जैसे अगर वो श्याम जो है ईच क्वार्टर के बिगनिंग में करता है,
हर क्वार्टर के बिगनिंग में करता है। तो पहली ड्राइंग करेगा तो 12 महीने बचते हैं, लास्ट ड्राइंग करेगा 3 महीने, यानी कि 15/2। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अभी हमने क्वेश्चन किया था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। श्याम जो है 10,000 रुपये पर क्वार्टर निकालता है, 4 महीने के मतलब 4 क्वार्टर होती हैं, 40,000 रुपये विड्रॉ करेगा पूरे साल का। 40,000 रुपये इसकी टोटल ड्राइंग्स हो गई। इसका टाइमिंग क्या रहेगा? हमारा जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद टाइम कितना बचता है? अब क्वार्टर के हिसाब से फर्स्ट ड्राइंग करेगा 1 अप्रैल को पूरे 12 महीने, और लास्ट ड्राइंग करेगा 1 जनवरी को 3 महीने, तो 15 मंथ्स बनेंगे। 15/2 यानी कि 7.5 मंथ्स बनेंगे। मल्टीप्लाई 1/12, इसको वैसे भी कर सकते हैं, मैं 7.1 अपॉन वो भी करूँगी, और मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा हमारा जो परसेंटेज गिवन है। परसेंटेज कितना गिवन है इसमें? 10%। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ तो 2500 आ रहा है। ये तो आ रहा है श्याम का। अर्जुन का तो देखो नील रहेगा। और अब जो ये है हमारे पास गोपाल, गोपाल जो ड्राइंग कर रहा है, चाहे वो फ्लड में दे रहा है, बट ड्राइंग तो वो कर रहा है ना। 15,000 रुपये की वो ड्राइंग करता है पूरे साल में, इतना ही बता रखा है। तो इसके लिए हम निकालेंगे 10%, लेकिन फॉर द 6 मंथ्स ओनली। ठीक है, क्योंकि जब ड्यूरिंग द ईयर हमें बताया जाता है तो हम 6 मंथ्स लेते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये आ रहा है 750 रुपये। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो सी रहेगा, कि उसने जो ड्राइंग करी है वो 2500 रुपये श्याम का है, 750 रुपये गोपाल का है, अर्जुन का तो नील है, क्योंकि उसने आउट ऑफ कैपिटल निकाला है, ड्राइंग्स नहीं करी है। ठीक है, ऑन द डे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, रूप ब्रदर्स एंड पार्टनर्स फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। 1.5 लाख रुपए की पार्टनर्स की कैपिटल है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं 35,000, कैश बैलेंस दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? लॉस और 7,000 रुपये, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एंड रियलाइजेशन अमाउंटेड जो है 5,000 25,000 रिस्पेक्टिवली। एक्सपेंसेस और लॉस भी दे रखा है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि असेट से कितना पैसा रिलीज़ हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हम बनाएंगे एक बैलेंस शीट, जिसको हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलते हैं, जो हम एक रफ बैलेंस शीट मतलब अपने आप से बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें कैश हमें दे रखा है 8,000। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। और यहाँ पे हमारे पास जो एक्सटर्नल क्रेडिटर्स गिवन थे वो थे 35,000। ठीक है, और कैपिटल जो गिवन थी दैट वाज 1,50,000। बस इस साइड और कुछ नहीं था। और एक हमारा यहाँ था प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड आएगा, जो कि था 7,000। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ हमारे पास एक बैलेंसिंग फिगर आ रही है। ये बैलेंसिंग फिगर क्या है? असेट्स, जो कि कितना आ जाएगा? 1,70,000। ये एक बैलेंसिंग फिगर आ रही है। अब इसके बाद हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से हमें ये पता चल जाएगा कि असेट्स रिलीज़ कितने की हुई हैं। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे आपको पता है कि एसेट्स हम इधर उतार लेते हैं, लाइबिलिटीज़ हम ऐसे उतार लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा टू सन्ड्री एसेट्स जो हमारी आ रही हैं 1,70,000 बाय क्रेडिटर्स, सॉरी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो हम बाहर पेमेंट करते हैं, तो पहले तो हम उसको क्लोज करने के लिए हम पहले ही ट्रांसफ़र करते हैं, एज़ यू नो ऑलरेडी। तो 35,000 हमने इधर ट्रांसफ़र कर लिया। अब हमने यहाँ पर टू कैश अकाउंट हमने पेमेंट किया 5,000 रुपये हमने पेमेंट किया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। टू कैश अकाउंट, एक हमने जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं इनको पेमेंट किया 35,000। ठीक है, तो और एक हमें दे रखा था लॉस। लॉस ऑलरेडी गिवन है। लॉस कब होता है? अगर खर्चा ज़्यादा होता है, तो यहाँ लॉस आता है 25,000 रुपये का लॉस। ठीक है, तो अब जब हम इसका ऐसे बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, तो ये मेरे पास आ रहा है 2,10,000। तो ये मेरे पास आ रहा है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 35 और 25 1.5 लाख रुपए। ये हमारा क्या है? बाय कैश अकाउंट, जिसमें मतलब हमें एसेट्स जो हैं वो रिलीज़ हुई हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा है डी।